सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है। अभी हाल ही में जो नई एनडीए सरकार है, जो नई मोदी सरकार है, उसके 100 दिन पूरे हो गए और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, द भारतीय जनता पार्टी लीडर्स एंड मिनिस्टर्स वेंट एब्सोल्युटली बर्जर्क, कॉलिंग इट मोदी 3.0। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी और क्योंकि ये जो 100 दिन पूरा होने का दिवस था, ये प्रधानमंत्री के बर्थडे के साथ ही पड़ा, द सेलिब्रेशंस वर ऑब्वियसली इवन क्रेजियर। पर एक मेजर फेलियर की बात ना ही किसी एनडीए के मिनिस्टर ने करी, ना ही खुद प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने इनफैक्ट इसको एक बार मेंशन भी नहीं किया, इसको एड्रेस भी नहीं किया। सिक्योरिटी हैज टू बी अ नेशंस बिगेस्ट कंसर्न, राइट? Innocent people should not be getting killed. Civilians should not have deadly weapons to fight each other. इस बात से तो आप अग्री करेंगे ना? But right now, people in one part of our country are facing one of the biggest insecurities on a daily basis. But neither the government nor the big media is discussing it much. Mr. Chairman, I am drawing your attention to the absence of Manipur in the President's address. This is not a simple absence. It is a reminder of a Rashtra Chetna which excludes people. You must realize that more than 60,000 people are languishing in relief camp in wretched conditions for the last 1 year. और उसी वजह से आप लोगों तक भी ये बात नहीं पहुंच रही है कि आपके खुद के देश के एक रीजन में इस तरीके का वायलेंस हो रहा है। Now imagine a place where civilians are dying every day और किसी चाकू छुरी या देसी कट्टे से नहीं, but from rockets, bombs and AK-47s. Now you would think I'm talking about Gaza, but no, this is India. Yes, a state in India where ordinary people like you and me are fighting each other with deadly weapons such as mortars, bombs and even improvised rockets. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर इस तरीके की वॉर की स्थिति हमारे देश के एक स्टेट में चल रही है, तो हमारी सरकार ने उसे अब तक रोक ही लिया होगा, क्योंकि ये वही सेम सरकार है जो टैक्स पेयर का पैसा खर्च करती है उन एड्स पे, उन क्लेम्स पे कि भारत सरकार ने यूक्रेन की वॉर रोक दी, मोदी जी ने यूक्रेन की वॉर रुकवा दी। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। पर शायद आपको ये बात जान के सरप्राइज हो या शायद ना भी हो कि ये वो सरकार भी है जो खुद के देश में हो रहे एक वॉर जैसी स्थिति को, एक इतना बड़ा जो वायलेंस चल रहा है पिछले 1 साल से ज्यादा से, उसको रुकवाने में मिजरेबली फेल हो चुकी है। अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है मणिपुर का वायलेंस रोक पाने के लिए। एंड इट्स बीन मोर देन अ ईयर नाउ, इन फैक्ट 16 months दैट द वायलेंस हैज नॉट गॉन अवे। हो सकता है बीच में 1 हफ्ते या 10 दिन की शांति आए, पर वायलेंस फिर बढ़ जाता है, लोग फिर मारे जाते हैं। और सोच के देखिए ये कहाँ हो रहा है। द भारतीय जनता पार्टी इज इन पावर इन द सेंटर and in Manipur. Yet this double-engine sarkar has done nothing to restore normalcy in the state. बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। Now audio recordings have also surfaced and have been presented to an official commission of inquiry as evidence that there is government hand in the instigation and continuation of the Manipur violence. अब बीरेन जी, हाँ सर, अरे हम बॉम्ब मारता है। बॉम्ब मारता है। Perhaps that is why the state has been allowed to burn. ये जो ऑडियोज हैं, इसमें क्या है? इसमें अमित शाह की आवाज है, इसमें सीएम बीरेन सिंह की आवाज है। इन ऑडियोज को बहुत अच्छे से कवर किया है वायर ने, आप प्लीज जाएं और पूरा पढ़ें। पर एक्चुअली बात ऐसी है दैट एट अ टाइम when the Prime Minister and the Home Minister have been claiming that they have brought peace to the Northeast, a northeastern state has now been virtually divided into two due to an armed ethnic conflict. No one, and when I say no one, I really mean no one from one side can cross into the other.
whether it's a minister, a farmer, a worker, anybody. क्योंकि इसके चांस बहुत कम है कि आप जिंदा वापस लौटे. I was in Manipur for a month. And to travel across the state, I had to pass through 4 layers of security. First by the Indian Army, then the Border Security Force, then the CRPF, and fourth by the Assam Rifles. और उसके बाद आते हैं 2 layers of armed civilians. जो पहला security layer है by armed civilians, वो महिलाओं का layer है. और वो दोनों तरफ है. मेती महिलाओं का भी अपना खुद का विंग है, कुकी महिलाओं का भी अपना खुद का विंग है. तो ये महिलाएं खड़ी रहती हैं और इनके हाथ में लाठियां, चाकू रहते हैं और ये आपको अच्छे से प्रॉपर्ली चेक करती हैं, गाड़ी को चेक करती हैं. जब आप इस लेयर के आगे जाते हैं, इस सिक्योरिटी लेयर को पार करते हैं, तब आते हैं आर्म्ड मेन. एंड दीज मेन आर ऑफ कोर्स सिविलियंस. इसमें कॉलेज के बच्चे भी हैं, इसमें क्लास 12th के बच्चों से भी मैं मिली हूँ, जिनके हाथ में सिंगल बैरल, डबल बैरल राइफल्स है. इनका कहना है कि ये लाइसेंस्ड है. Which class do you study? I study class 12. Class 12? Yes. Okay. And you're holding a weapon right now. Yes. You're undergoing physical training, weapons training. Why do you think that is important? Why are you doing this? I'm doing this because I need to protect my motherland, and to protect my cousins, my mother, father, and all the people in Lamka. Okay. Why do you think you have to protect? Don't you think the government is protecting, the police is protecting? I don't think the central government and others are government protecting. I don't think they can protect. So we just need to go in the front line and hold this weapon instead of pen, paper, instead of it. सिचुएशन ये है कि अगर बाय एनी चांस एक गाड़ी भी दूसरी तरफ की, सोचिए एक मेती नंबर की गाड़ी कुकी एरिया में आ गई या एक कुकी नंबर की गाड़ी मेती एरिया में चली गई, तो शायद ड्राइवर को इस बात को समझाने का भी मौका नहीं दिया जाएगा कि वो किस कारण से दूसरी तरफ आ गए थे. उससे पहले ही शायद उनको मार डाला जाए या असॉल्ट किया जाए. तो इस तरीके की सिचुएशन है कि आर्मी, BSF, CRPF और असम राइफल्स के सिक्योरिटी के बाद आर्म्ड सिविलियंस का सिक्योरिटी लेयर है. और वो किसी भी इंसान को, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो जैनिटर हो, चाहे वो फार्मर हो, कोई भी आदमी एक तरफ का दूसरी तरफ नहीं जा सकता, वरना उसकी जान को नहीं बख्शा जाएगा. आपने सुना है कि और किसी स्टेट में इस तरीके की सिचुएशन है? Isn't it absolutely unprecedented? और आप ये मत समझिए कि ये बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं और इनके हाथ में गन है तो ये मारेंगे नहीं. These kids, these people, these armed civilians are ready to kill anyone from the other side who crosses the line. So the state of Manipur hasn't just divided its resources, it has also divided its people. जैसा कि मैं बता रही थी कि चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, कोई भी मेती हिल्स में नहीं जा सकता जहाँ कुकी लोग रहते हैं, और कोई भी कुकी या जो कम्युनिटी का इंसान वैली में नहीं जा सकता, which has now been taken over by the Methi community. But the question is, why is an entire state in the civil war and why has it been allowed to continue for so long? How many more people have to die before it ends? More than 60,000 people have been displaced. जब से वायलेंस शुरू हुआ है, ये 60,000 लोग अपने घर खो चुके हैं, अपने परिवार वालों को खो चुके हैं, and thousands of them are living in schools, churches, temples which have been turned into relief camps. और ऐसा नहीं है कि साल भर में अब ये अपने घर वापस चले गए हैं, ये लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं जहां रहने जैसी हालतें नहीं है. Over 260 people have been killed and the violence continues to increase the death toll. Women have been gang raped, burned alive and killed. Why? Why has the Prime Minister not visited the state even once? एक प्रधानमंत्री जो पूरे वर्ल्ड में सैर करते हैं, वो अपने देश के स्टेट में क्यों नहीं जा रहे हैं? जो माताएं हैं जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया है, जो बच्चे हैं जो ऑर्फन हो गए हैं, जो विधवाएं हैं, उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? और ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल मणिपुर में रहने वाले लोगों का है, चाहे फिर वो मेती क्यों ना हो, कुकी क्यों ना हो या जो क्यों ना हो, कि प्रधानमंत्री हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या हम उनके लोग नहीं हैं? क्या वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है? बच्चा लोग सवाल करता है कि कब हम लोग मोड़ेंगे बेटा, कब हम लोग अपना घर जाएगा, पर हम लोग समझा था हाँ जाएगा, सिर्फ 1 महीना के लिए. हाँ मंत्री लोग कर रहा है, मोदी लोग कर रहा है, सेंटर से अभी आ जाएगा, हम लोग ये सब कर रहे हैं, पर ये सब फेक है. अभी तक कितना महीना हो गया? अभी 4 महीना होने वाला है, इसमें कोई सुधार नहीं. अभी और भी लफड़ा बढ़ रहा है, और भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है.
सिर्फ सिटी में नहीं हो रहा है, यानी कि ये 1 साल के अंदर खाली नहीं हो रहा है। तो अभी थोड़ा देर 4 बजे के अंदर में भी बहुत, मतलब जगह का नाम तो पता नहीं है, अभी भी चल रहा है गोली। तो आपको लग रहा है इसमें बच्चों को मेंटली बहुत इम्पैक्ट कर रहा है? वो तो कंपल्सरी कर रहा है। जो बड़े बच्चे हैं वो भी इस झगड़े में जाना चाहते हैं, वो भी पार्ट होना चाहते हैं। तो ऐसा होने से तो तब बच्चों लोग का पढ़ाई से फ्यूचर ही खराब हो जाएगा सब। कितना बच्चा मर चुका है, अपना माँ लोग, मतलब जैसा कि किसी का पति, किसी का बाप, ऐसा बहुत है यहाँ पर। यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर है, फिर वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से फिर शिफ्ट होना है दूसरा जगह। कितना जगह पर हम लोग को शिफ्ट करेगा? इससे ऐसा तो अच्छा से हम लोग के लिए सिक्योरिटी रख के, मतलब हम लोग का सेंटर फोर्स को रख के, जैसा हम लोग अपना घर जाना चाहता है वैसा भेज सकता है। ये सिर्फ जैसा मंत्री लोग हाथ में, मोदी जी का हाथ में कुछ नहीं है, एक चुप्पी का काम है मोदी का। क्योंकि वो ऐसा तमाशा देख रहा है, जैसा कि जब पूरा मितई लोग मरने का बाद, जब एक मितई भी नहीं बचेगा तब वो कदम उठाएगा क्या? सिर्फ मोदी खाली नहीं, हम लोग का ये मणिपुर का ये बीरेन एक ही है, दोनों सिर्फ सवाल खाली करता है, बोलेगा हम लोग कर रहा है, तुम लोग के लिए हम लोग है, पर कुछ नहीं है बस। जैसे कभी कभी ना यहाँ पर खाना अभी जैसा है ना, जैसा भीख मांगने का हालत है, नहीं काम है, नहीं कुछ नहीं है अभी यहाँ पर। Can you imagine the fear of living in a place where bombs could drop any second, where justice seems like a distant dream? You might be wondering, how did guns get into people's hands, and how did bombs and rockets arrive in Manipur? On 3rd May 2023, Manipur erupted into riots between two communities, the Meitei community, who mostly live in the valley, and the Kuki-Zo community, who live in the hills. कुकीज और मीतीज के बीच में अपने हिस्टोरिकल डिफरेंसेस रहे थे, पर मई 3 को मणिपुर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि अब मीतीज भी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में गिने जाएंगे। तो इससे कुकीज को लगता है कि उनके पास एक ही राइट था, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब में गिने जाते थे। तो अगर मीतीज को भी अब ये राइट दे दिया गया तो उनके पास किसी तरीके का एक्सक्लूसिव राइट नहीं रहेगा। इसी के चलते उन्होंने जुलूस निकाला सड़कों पे, दे एक्सप्रेस देयर प्रोटेस्ट एंड रायट्स ब्रेक आउट। पर इस तरीके की सिचुएशन हमने पहले भी बहुत स्टेट्स में देखी है, जहां रायट्स होते हैं और फिर उन पे काबू पा लिया जाता है। सो व्हाट रियली हैपेंड इन मणिपुर की बात इतनी बढ़ गई कि अब मिलिटेंट्स सड़कों पे खड़े हैं, अब सिविलियंस के पास रॉकेट्स हैं, क्रूड बॉम्ब्स हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। Everyone thought the security forces would take control, and they did, but the violence continued. Scores died in the initial weeks, and the death toll is slowly approaching 300. Tens of thousands became homeless. And to get a sense of the scale of displacement, look at the shocking before and after satellite images that reporter Yakut Ali has obtained of Manipur. Here is Beef Hainom village, where 2 Kuki women were paraded naked. The village has now completely disappeared. In Churachandpur, all houses belonging to the Meitei community in the Khumujamba Meitei Leka area were either burned down or bulldozed. In Imphal, Kuki homes in Chasar Avenue and New Lambo Lane have all been destroyed, as has the Baptist Church. In Imphal, 2 police armories were looted by Arambai Tengol, which is an existing Meitei militia. They seized guns, claiming it was for self-defense because they said that Kukis also had guns. लगभग 6000 वेपन्स, जिसमें इंसास, जिसमें AKs आती हैं, उनको लूटा गया था, और 6000 राउंड ऑफ एम्यूनिशन को भी लूटा गया था इम्फाल में, जहां पे मेतीज रहते थे, और ये पुलिस आर्मरी से लूटा गया। और अभी तक भी जो असला बारूद जो है सिविलियंस के पास, उसमें से आधा भी पुलिस रिकवर नहीं कर पाई है। Now both sides have created their own borders. Civilians जो खुद को विलेज वॉलंटियर्स कहते हैं, वो इन फ्रंट लाइंस पे जाते हैं और लड़ते हैं, और ये सिविलियंस आपके और मेरे तरीके के लोग हैं, स्कूल चिल्ड्रन हैं, म्यूजिशियंस हैं, फार्मर्स हैं, जो कि अब बॉर्डर्स पे खड़े हैं बड़े बड़े वेपन्स लेके और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। I met people who were friends before but are now forced to point guns at each other. Militant groups have also entered the war. Meitei militant group who had fled to Myanmar and Bangladesh have returned through the porous borders of Manipur, and the Kuki militant groups who were part of the suspension of operations agreement under the Indian government, जिन्होंने ये वादा किया था कि हम अपने weapons को drop करते हैं,
उन्होंने भी अब इस अग्रीमेंट को पूरे तरीके से वायलेट कर दिया है और भी कुकी मिलिटेंट्स बॉर्डर से लाए जा रहे हैं मणिपुर में, और ये अब एक मिलिटेंट वॉर भी बन चुका है। Militant groups on both sides began training civilians in weapons. Even school children are being trained and sent to these front lines to fight their enemies. और जिनको एनिमी कहा जा रहा है ये वही लोग हैं जो एक समय पे प्यार से इस स्टेट में रह रहे थे, बट अब वो एक दूसरे के जान के प्यासे बन चुके हैं। Now a year later, civilians have even access to improvised rockets, M16s, M18s and sophisticated weapons are now being used on the roads of Manipur. क्या होता है improvised rockets? Improvised rockets are rocket-propelled explosive devices which can also be made by improvised materials or homemade explosives. तो ये जो रॉकेट्स हैं ऑब्वियसली ये बाहर से तो लाई जा रहे हैं बाय द मिलिटेंट ग्रुप्स, पर इनको लोकली भी प्रोड्यूस किया जा रहा है और दोनों तरफ किया जा रहा है। मेतीज भी इसको अब बना रहे हैं, कुकीज भी इसको बना रहे हैं। Recently, rockets were fired in the Moirang region of Manipur, a Meitei-dominated area, and even crude bombs were dropped in villages. Security forces in Manipur have confirmed to me that the rocket was fired from the hills, but they also said that both Meiteis and Kukis have these rockets and locally made bombs and so on. अब जो Meiteis हैं उनको हाई क्वालिटी वेपन्स, ऑटोमेटिक लॉन्ग रेंज जो बंदूकें हैं उनका एक्सेस मिलिटेंट ग्रुप्स दिलवा रहे हैं, जो उनकी साइड के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो उनकी साइड के मेती इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। और वैसे भी उनके पास जो 2 पुलिस आर्मरी लूट के जो एमिनेशन था, जो वेपन था, वो भी मेतीस के पास में है। और इसी तरीके के वेपन्स का एक्सेस कुकीज के पास भी है, जिनको उनकी तरफ के इंसर्जेंट ग्रुप्स, जो कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो मदद कर रहे हैं। वो बाहर से भी ला रहे हैं, बॉर्डर्स के उस पार से भी वेपन्स लाए जा रहे हैं और लोकली भी उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस वक्त पे 2 कम्युनिटीज हैं, मेती और कुकीजो कम्युनिटी मेजरली, जिनके पास सभी तरीकों के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, लोकली मेड क्रूड बॉम्ब्स हैं, ड्रोन बॉम्ब्स हैं और यहाँ तक कि रॉकेट्स भी हैं। डजंट इट साउंड लाइक अ वॉर मूवी? और बात ये है कि ये अनबिलीवेबल बात है कि अभी तक सरकार ने इसको रोका कैसे नहीं है। अब ये वॉर किसने इंस्टिगेट की, इसको कौन जारी रख रहा है, इस पे डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। पॉपी कल्टीवेशन की भी बात होती है, इलीगल पॉपी कल्टीवेशन की, इलीगल इमिग्रेंट्स की भी बात होती है, पर एक भारत का स्टेट उसको इस तरीके से जलने क्यों दिया जा रहा है, ये तो सिर्फ सरकार ही हमें बता सकती है। पर एक चीज है जिसमें कोई दो राय नहीं है, दैट इनोसेंस आर डाइंग and a whole generation is being raised on guns and bombs. Can they ever return to normal life? And what will the government do? What is their plan of action with these kids who have weapons in their hands now? Do you know what people are going through? आप imagine कर सकते हैं कि जो लोग मणिपुर में रह रहे हैं वो किस अवस्था में रह रहे हैं। हजारों कहानियां हैं, हजारों लोग हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। पर एक कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, आप प्लीज 2 मिनट निकाल के इसको सुन लें। मैं एक कुकी आदमी से मिली मणिपुर में, जब ये वायलेंस शुरू हुआ था पिछले साल मई में, तो मेती डोमिनेटेड एक विलेज में रहते थे और वहां पे वो कुछ ही कुकी फैमिलीज में से थे। तो जब ये आग लगनी शुरू हुई घरों में, तो उन्होंने अपने 8 साल के बेटे को पकड़ा, अपनी जो उनकी पत्नी थी उनको लिया और किसी तरीके से अपनी जान बचा के वो एक आसाम राइफल्स के कैंप में जा पहुंचे। रात किसी तरीके से बीती, सुबह जब हुई तो उनका बेटा छत के ऊपर खड़ा था और सडनली उनका बेटा नीचे गिर जाता है छत से, और तब ये देखा जाता है कि उसके बैक पे एक स्नाइपर का बुलेट का शॉट लगा है। He was shot by a sniper. अब वो बच्चा खूनम खून हो जाता है और एम्बुलेंस को जल्दी से बुलाया जाता है। पर अब ये कैच है कि जो नियरेस्ट अस्पताल है वो इम्फाल में है, और इम्फाल इज अ मेती डोमिनेटेड एरिया। वहां पे जो उनके पिता थे जो कि कुकी हैं, वो तो जा नहीं सकते, उनको मार डाला जाएगा। तो जो इस कुकी आदमी की जो वाइफ थी वो मेती थी, और उन्होंने बोला कि मैं बेटे को लेके जाती हूँ अस्पताल, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा इम्फाल में, क्योंकि मैं उन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं की कम्युनिटी से हूँ। तो फादर को ठीक नहीं लगा, बिकॉज द लाइफ ऑफ द सन वाज सो मच मोर इम्पोर्टेंट। ही रिलक्टेंटली अग्रीड एंड लेट देम गो। तो ये जो मेती महिला थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को पीछे छोड़ा, अपने बेटे को जल्दी से एम्बुलेंस में रखा, अपने साथ अपनी एक और सहेली को बिठाया जो कि मेती थी, और ये फटाफट से इम्फाल के लिए रवाना हो गए। एम्बुलेंस जैसे ही इम्फाल में घुसती है, द एम्बुलेंस वाज इंटरसेप्टेड बाय एन आर्म्ड मॉब, और उसको घेर लिया जाता है। मुझे जो ये फादर है इन्होंने मुझे बताया है कि जो मॉब थी उसमें बहुत सारी महिलाएं भी थी। अब ये जो पूरा का पूरा मॉब है ये एम्बुलेंस को घेर के खड़ा है, जिसके अंदर 2 मेती महिलाएं हैं और एक बच्चा है जिसपे स्नाइपर की गोली लगी हुई है।
तो ये जो महिला है ये हाथ जोड़ती हैं, पैरों पे गिरती हैं कि मैं तो मेती हूं, मेरा बेटा है मेरे साथ, उसको गोली लग गई है, वो मर जाएगा, प्लीज हमें आप अस्पताल जाने दें। पर ये जो आर्म्ड मॉब था, इन्होंने उनको गद्दार बोला, ट्रेटर बोला, और तीनों लोगों को, जो माता थी उनको, जो उनका बेटा था जिसको स्नाइपर की गोली लगी थी, और उनके साथ जो उनकी सहेली आई थी उनको अस्पताल में ध्यान रखने के लिए, उन तीनों को एम्बुलेंस में लॉक करती है और एम्बुलेंस को जला देती है। जिंदा 3 लोगों को जला देती है। The father still cries every day. He says his family's life ended because of his identity. क्या गलती थी उस आदमी की? सिर्फ इतना कि वो कुकी था और उसने एक मेती महिला से प्यार किया था। इनको कभी भी जस्टिस मिलेगा? मैं जब इस आदमी से मिली तो ये एक पेंट की छोटी मोटी नौकरी करते हैं, किसी ने इनको मदद कर दी है और हार्डली इनको 3 टाइम का खाना मिल पा रहा है दिन में। एक अजीब से ये छोटे से रिलीफ कैंप में रहते हैं और सरकार की व्हाट्सएवर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार इन पे मुड़ के भी नहीं देख रही है कि वो आदमी कहाँ गया, उसका क्या हुआ। और ये तो सिर्फ एक आदमी है, ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी हजारों कहानियां हैं, पर जस्टिस का कहीं ठिकाना नहीं है मणिपुर में। मैं एक मेती महिला से भी मिली जिन्होंने अपने पति को खो दिया, एक माँ जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया। क्यों? क्योंकि उनका बेटा, जो कि एक सीधी सादी जिंदगी जी रहा था ये वायलेंस शुरू होने से पहले, उसको बंदूक उठानी पड़ी, उसको चलाना सीखना पड़ा और आर्म्ड विलेज वॉलंटियर बनना पड़ा। ये जो बॉर्डर्स और फ्रंट लाइन्स की मैं बात कर रही थी, यहाँ जाके खड़ा होना पड़ा। He had a normal life, he had a normal family life, but he died after a mortar hit him during a gunfight at the front line. जब मैंने असम राइफल्स के ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बोला कि मोटार जैसे वेपन्स सिक्योरिटी फोर्सेस तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, इट्स अ ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो सिविलियंस के पास इन मोटार्स का एक्सेस तो आ गया है, पर आप सोचिए कि ऐसी जगह है जहां सिविलियंस एक दूसरे को मोटार, जो बम होता है, जो बड़ा बम होता है, उससे मार रहे हैं और खुद भी मारे जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बंदूक उठाना तो गलत है, और ऑब्वियसली है, बट व्हेन द पुलिस themselves stand by as mobs rape women, इनफैक्ट ये पुलिस ही है जो उन औरतों को मॉब के हवाले सौंप देती है कि आप इनके साथ जो करना है करिए। Whom can people trust? And such a police force which has faced severe allegations of ethnic bias and impartiality in its handling of the ongoing communal violence in Manipur have now procured medium machine guns or MMGs, and they are seeking the army's help in training its personnel. और ये जो एलिगेशंस हैं ये सिर्फ पुलिस फोर्स पे नहीं है, ये असम राइफल्स पे भी है मेरी तरफ से, कि असम राइफल्स कुकीज की तरफ बायस्ड हैं, ये कुकीज को बचा रहे हैं और मेती इस पे ज्यादा हमला कर रहे हैं। और सेम कुकीज का कहना है कि जो पुलिस फोर्स है, क्योंकि वो ज्यादातर मेती है, तो वो मेती इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का फोर्सेस के बीच में भी एक वॉर चल रहा है। इट्स एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड एंड इन फैक्ट अनहर्ड ऑफ इन इंडिया। In any decent democracy, failures are addressed and heads roll. किसी भी सरकार को अपनी wrong doings का खामियाजा भरना ही पड़ता है और भरना ही चाहिए भी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। But we have a prime minister who, even after not visiting the state of Manipur even once, claimed in an election interview that everything became normal in Manipur because of his intervention. और एक दिन बाद ही वहां पोलिंग होती है और पोलिंग स्टेशन में इंसर्जेंट्स, मिलिटेंट्स आके ओपन फायर कर देते हैं, वोटर्स को मार डालते हैं, बहुत से वोटर्स इंजर भी होते हैं। ये नॉर्मल सी है? बच्चों के हाथ में गन, बंदूक, सिविलियंस का रॉकेट्स, मोटार्स का एक्सेस होना, मिलिटेंट सड़कों पे खड़े हैं, ये कौन सी नॉर्मल सी है? Class 11 children are receiving arms training. Children who are often living in relief camps without their parents who have been killed. Will these people ever live a normal life? I would leave you with this image. A 78-year-old woman whose son was shot in front of her eyes. 1 साल से ज्यादा हो चुका है और अब तक ये महिला एक दिन भी अच्छे से नहीं सो पाई है। इन महिला ने मुझे बताया कि ये जब भी सोने की कोशिश करती हैं, इनके बेटे का चेहरा इनके सपनों में आता है और ये डर के उठ जाती हैं, क्योंकि सपना ये होता है कि उनके बेटे को कोई गोली मार रहा है और वो उन्हें बचा नहीं पा रही हैं। आप समझ सकते हैं उनका दुख, उनका सिचुएशन। जिन्होंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने गोली लगते हुए देखा है, वो उनका इकलौता बेटा था
और वो उन्हें बचा भी नहीं पाई, उन्हें खुद भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। दिस कुड हैव बीन आवर मदर्स टू। क्या गलती थी इन लोगों की? What was their mistake and that of thousands like them? और क्या ये लोग कभी भी अपने घर वापस जा पाएंगे या रिलीफ कैंप में ही मर जाएंगे? किसी को नहीं पता। As a Prime Minister, does Narendra Modi have any answers? Why can't his own government, with thousands of security forces on the ground, protect its own people? People who believe in God may want to pray for Manipur. But as citizens, we need to ask questions of this government so that the Prime Minister is forced to do something concrete. Because Manipur needs more than words. It needs action. And right now, it needs hope. Thanks for watching.